So hello everybody, welcome to my channel, myself Akshada. So here we are with the new chapter which is one of the most important chapter of human physiology, that is breathing and exchange of gases, which is quite easy. ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है जो आपके डेली लाइफ में आप नोटिस करते हो, कैसे आप ब्रीथ करते हो, कैसे आप रिलीज़ करते हो अगर आपने प्राणायाम किया है. ठीक है, तो ये सारी डेली एक्टिविटीज़ के बेसिस पर ये चैप्टर है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो ब्रीदिंग को हम दूसरे टर्म्स में रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ डिसिमिलरिटीज़ हैं. ठीक है, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो यही समझते हैं सबसे पहले कि क्या डिफरेंसेस हैं. सो ब्रीदिंग इज़ नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दैट इज़ इफ़ वी इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन दोनों को मिलाकर जो बोलेंगे दैट इज़ द इनहेलेशन प्लस एक्सेलेशन, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रीदिंग. ओके, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन विच इज़ एक्वायर्ड बाय योर बॉडी बाय द इनहेलेशनल प्रोसेस, और जब ये ऑक्सीजन आपके बॉडी में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को तोड़ने लगेगा, दैट इज़ ग्लूकोज और एनी अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स, जब इन सारे सबस्ट्रेट टूटने लगेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू गिव आउट द एटीपी और एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, देन दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आपने बहुत सारी चॉकलेट खाई, ठीक है, देन इट मीन्स आपने ग्लूकोज लिया, तो क्या तुम्हें इससे डायरेक्टली एनर्जी मिलेगी? तो डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं हो जाते, और वी कैन से जब तक ऑक्सीजन नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी एनर्जी मिलने का चांस ही नहीं है. हमेशा याद रखना, ठीक है. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तभी ये सारे न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होंगे और तभी एनर्जी रिलीज होगी. Oxygen is utilized to indirectly break down nutrient molecule glucose for energy to performing various activities. ठीक है, तो जब ये ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, सो इट विल गिव बाय प्रोडक्ट, मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी तो मिल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी रिलीज हो गए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ टॉक्सिक फॉर अवर बॉडी. Now this toxic byproduct need to be eliminated by your body, और इसीलिए हमारे बॉडी में exchange of gases plays a very important role, that is called as breathing. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज इन टिश्यूज़, तो टिश्यूज़ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना है बाहर की तरफ, एनवायरनमेंट तक इसको पहुंचाना है और हमारे बॉडी से इसको रिलीज़ करना है आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, और उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर भी टिश्यूज़ के अंदर पहुंचाना है. ठीक है, यही सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ओके, नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ये डिपेंड करता है ऑन देयर हैबिटेट एंड ऑन देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये किस लेवल का, ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, so lower invertebrates like sponges, flatworms, etc. exchange oxygen with the carbon dioxide by simple diffusion. So with the help of simple diffusion, these invertebrates like sponges and flatworm, they exchange their gases with the help of simple diffusion. उसके बाद earthworm है, तो earthworm uses moist cuticle for the exchange of gases. Insects have network of tubes called as the tracheal tube to transport atmospheric air in body. Gills. So gills is used by most of the aquatic animals, arthropods and molluscs. For example, fishes, that is vertebrates. तो ये gills use करते हैं for the exchange of gases, or we can say for the respiration. So lungs are used by terrestrial form for exchange of gases. For example, coleoptile birds, mammals, they use lungs for the respiration, for the breathing. ठीक है, and amphibians like frog respire through their moist skin. तो ये सारे जो है वर्टिब्रेट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया. सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल किस तरीके से रेस्पिरेशन करेगा, ब्रीदिंग करेगा. तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ा हमने कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स है वो सिंपल डिफ्यूजन यूज़ करते हैं, अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल यूज़ करता है, इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब यूज़ करते हैं, गिल्स जो है कौन यूज़ करता है, एक्वाटिक एनिमल्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस, और लंग्स जो है यूज्ड बाय द कोलियोप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, एंड एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग यूज देयर मॉइस्ट स्किन फॉर द रेस्पिरेशन. ठीक है, then next is human respiratory system. Human respiratory system have a pair of nostrils which lead to the nasal chamber through the nasal passage. तो जहाँ से हम सांस लेते हैं that is from the pair of nostril, और वहाँ से एयर nasal passage से होते हुए nasal chamber के अंदर पहुँचेगी. अब nasal chamber will open into the nasopharynx. ठीक है, नेसल चैम्बर कहाँ ओपन होगा, नेसोफेरिंक्स के अंदर ओपन होगा, एंड नेसोफेरिंक्स विल ओपन इनटू द ट्रैकिया थ्रू द ग्लॉटिस. तो ग्लॉटिस से होते हुए नेसोफेरिंक्स विल ओपन इनटू द ट्रैकिया. देन यहाँ पर लैरिंक्स के बारे में बताया गया कि लैरिंक्स इज अ कार्टिलेजिनियस ब्लॉक्स
ठीक है, इट इज़ नथिंग बट अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज साउंड बॉक्स. सो एज वी नो दैट कि लैरिंक्स को साउंड बॉक्स भी बोला जाता है एज इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. And then trachea is a straight tube extending up to mid thoracic cavity. तो trachea कैसा होता है, as you can see in the figure number 17.1, it is a straight tube extending up to a mid thoracic cavity. ये mid thoracic cavity तक extend हो रहा है, ठीक है. And this divides at a level of fifth thoracic vertebra into right and left प्राइमरी ब्रोंकाई. ठीक है, तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम यहाँ पर ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर डिवाइड हो रहा है इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज द राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. एंड ड्यूरिंग swallowing द ग्लॉटिस कवर्ड. ओके, तो यहाँ पर ग्लॉटिस के बारे में हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर भी पढ़ा था कि ग्लॉटिस के पास एक गेट है दैट इज कॉल्ड एज द एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस इज नथिंग बट अ कार्टिलेजिनियस फ्लैप जो कि एक गेट की तरह काम करता है, एंड विच हेल्प्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स, जो कि फूड की एंट्री लैरिंक्स के अंदर प्रिवेंट करता है ताकि कोई भी फूड पार्टिकल गलती से भी विंड पाइप के अंदर ना पहुंचे. क्योंकि अगर यहाँ पर पार्टिकल पहुंच जाता है फूड का विंड पाइप के अंदर तो विंड पाइप क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी और यहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पर सांस नहीं ले पाएगा पर्सन, में डाई. ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर समझाइए बताई गई है कि ड्यूरिंग द swallowing ग्लॉटिस कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप. यहाँ पर ग्लॉटिस जो है वो एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप से कवर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज दी एपिग्लोटिस, जो कि गेट की तरह काम करेगा. जब भी swallowing होगा उस टाइम पर ये गेट फटाक से बंद हो जाएगा. ठीक है, और जैसे ही swallowing हो जाएगा फूड ईसोफेगस के अंदर पहुंच जाएगा और वहाँ से स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा, तब ये गेट फिर से ओपन हो जाएगा. सो एपिग्लोटिस याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत बार पूछा भी गया है. दिस एपिग्लोटिस हेल्प्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स. तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर ये ट्रैकिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. नाउ ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिविजन टू फॉर्म अ सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. ठीक है, तो जब ये और मतलब आगे चल के ये ब्रोंकाई जो है और ज़्यादा रिपीटेड डिवीजन में जाएगा टू गिव राइज टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड लास्ट में एंडिंग अप विद अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. ठीक है, लास्ट में जो है एज यू कैन सी इन द डायग्राम ये ब्रोंकियोल्स तक आकर बहुत ही थिन यहाँ पर इनका टर्मिनल ब्रोंकियोल्स अराइज हो जाएंगे एंड दिस ब्रोंकियोल्स गिव राइज टू अ वेरी थिन irregular walled and a bag like structure called as alveoli. ठीक है, ये alveoli क्या है, ये bag like structure है जहाँ पर ये end बोल सकते हैं, ये एक आखिरी रास्ता है हमारे लंग्स का जहाँ तक ये एयर पास होती है. लंग्स आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से याद रखना कि लंग्स किससे कवर्ड है, कि डबल मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड प्लूरा से कवर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज द प्लूरल फ्लूइड. ठीक है, प्लूरल फ्लूइड की मदद से यहाँ पर प्लूरा से ये लंग जो है कवर्ड है बिटवीन दैम एंड विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस. और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को इन ऑन द लंग सरफेस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लंग किससे कवर्ड है, प्लूरल फ्लूइड से कवर्ड, विच इज़ अ डबल लेयर्ड प्लूरा विद द प्लूरल फ्लूइड यहाँ पर ये भरा हुआ है, उससे कवर्ड है, उससे वेरी इंपॉर्टेंट. देन कंडक्टिंग पार्ट्स, यहाँ पर कंडक्टिंग पार्ट्स किसको बोला जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. कंडक्टिंग पार्ट्स किसको बोला जाता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू दी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक यहाँ पर इसको कंडक्टिंग पार्ट्स बोला जाता है. और रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट किसको बोला जाता है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसको क्या, वो कौन सा पार्ट है, वो अल्वेओलाई है एंड देयर डक्ट्स है. ठीक है, ये चीज़ हमने अभी भी देखी, डायग्राम के अंदर भी आपको समझ आ रही होगी कि कंडक्टिंग पार्ट्स किसको बोला जा रहा है, नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक बोला जा रहा है. और जो रेस्पिरेटरी पार्ट है जहाँ पर एक्चुअली रेस्पिरेशन होता है, जहाँ पर एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो है अल्वेओलाई. अल्वेओलाई इसका आखिरी रास्ता है जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जाकर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द टिश्यूज़ होते हैं. ठीक है, यहाँ यहीं से ही ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुँचता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से अल्वेओलाई लेकर फिर से बाहर रिलीज़ करता है. ठीक है, सो लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर दैट इज एन एयर टाइट चैम्बर. तो लंग्स कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज़ सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर. हमेशा याद रखना, थोरेसिक चैम्बर के अंदर लंग्स आर सिचुएटेड एंड दैट इज कॉल्ड एज द एयर टाइट चैम्बर, जिसको एयर टाइट चैम्बर भी बोला जाता है. ठीक है,
एंड दिस एयर टाइट चैम्बर फॉर्म डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम। डॉर्सली किसको देखो वेंट्रली डॉर्सली, ये चीज़ मैंने पहले भी मेरे लेक्चर्स के अंदर समझाई है। डॉर्सली किसको बोला जाता है, जो कि पीछे से होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जो है वो डॉर्सली है। तो यहाँ पर पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है लंग्स के, दैट इज़ दी वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम प्रेजेंट है, जिससे सारे रिब्स अटैच होते हैं, उसे स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। तो वेंट्रली मतलब आगे की तरफ, चेस्ट की तरफ, ठीक है। वेंट्रली क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, स्टर्नम प्रेजेंट है लंग्स के आगे। और लैटरली क्या प्रेजेंट है, लैटरली रिब्स प्रेजेंट है, ठीक है। डायग्राम के अंदर भी आपको समझ आ रही होगी बात कि वेंट्रली का क्या प्रेजेंट है, लैटरली क्या प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट होते हैं। और लोअर साइड नीचे की तरफ से क्या प्रेजेंट है, डोम शेप्ड डायफ्राम प्रेजेंट है। मतलब कि आगे पीछे और आजू बाजू में क्या प्रेजेंट है, तो आजू बाजू में रिब्स प्रेजेंट है, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, आगे की तरफ स्टर्नम प्रेजेंट है, और नीचे की तरफ जो है वो डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट है। यही चीज़ है, मतलब एयर टाइट चैम्बर के आजू बाजू ऊपर नीचे क्या प्रेजेंट है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नाउ व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज ब्रीदिंग, जिसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी यहाँ पर बोला जा रहा है, बाय विच द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट। तो पहला स्टेप क्या है, जहाँ पर ब्रीदिंग हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, और हमारे बॉडी का जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज द कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज्ड आउट हो रहा है, ठीक है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वोलार मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या बोला कि आखिरी रास्ता क्या है, अल्वोलाई है। अब अल्वोलाई के अंदर ही क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगी। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होगा, टिश्यूज़ तक यहाँ पर पहुँचाया जाएगा ऑक्सीजन को, और टिश्यूज़ से, ऑर्गन से जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है दैट इज़ ऑक्सीजन वो लाया जाएगा, पहुँचाया जाएगा अल्वोलाई तक, ताकि वो अल्वोलाई एक्सेलेशन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल सके, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ पर हो रहा है, अक्रॉस द अल्वोलार मेम्ब्रेन। याद रखना, अल्वोलार मेम्ब्रेन के पास यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, यहीं पर। थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब ब्लड की मदद से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा, मतलब ऑक्सीजन जो यहाँ पर अल्वोलाई ने पहुँचाया, जो डिफ्यूज़ हुआ यहाँ पर अल्वोलर मेम्ब्रेन के अंदर, अब वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू टिश्यूज़ तक, ठीक है, सेल्स तक यहाँ पर ऑक्सीजन को पहुँचाया जाएगा। चौथा स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़। और यहाँ पर क्या होगा, फिर चौथे स्टेप में डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी डिफ्यूजन होगा बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़। यहाँ पर ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक पहुँचाया जाएगा, और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वोलाई तक पहुंचाया जाएगा, ताकि एक्सेलेशन की मदद से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर रिलीज कर सके। और पांचवा स्टेप है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर द कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा बाय द सेल्स फॉर दी कैटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब कि कैटाबॉलिक रिएक्शन जो हमने अभी अभी समझी कि ग्लूकोज कब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा, जब तक के ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं पहुँच जाता। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तब जब यहाँ पर एनर्जी को रिलीज़ करना होगा, जब एनर्जी चाहिए होगी हमारे बॉडी को, जब हमको उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करना होगा, तब वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए हमको ऑक्सीजन सेल्स तक पहुँचाना होगा, और जो रिजल्टेंट रिलीज़ होगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बॉडी के बाहर निकालना होगा, विच इज़ टॉक्सिक टू फॉर अवर बॉडी। सो दीज आर दी फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, बहुत ईजी है। इमेजिन करते जाओ जो मैं समझाते जा रही हूँ, बॉडी में कैसे सारी चीज़ें होती है, तो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा और सारी चीज़ें एकदम परमानेंटली दिमाग में फिट हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब यहाँ पर हमने स्टेप्स तो समझ ली, उसके बाद ये मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे यहाँ पर हम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होगा, अकर्स, इंस्पिरेशन कब होगी प्रोसेस, अकर्स व्हेन द प्रेशर विद इन द लंग्स, दैट इज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पिरेशन तब होगी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब कि हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम होगी कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, उस टाइम पर हमारे बॉडी का प्रेशर हमें बढ़ाना होगा, तब यहाँ पर हमारा बॉडी इंस्पिरेशन करेगा, ताकि यहाँ पर प्रेशर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाए कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, समझ आ रही है बात। और एक्सपिरेशन कब होगा, इट टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब
इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टाइम पर एक्सपीरेशन होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो एयर है हमको उसको बाहर रिलीज़ करना पड़ेगा, एक्सपीरेशन करना होगा ताकि ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको क्या समझ रहा है, जब क्लॉकवाइज साइकिल चलेगी तो एक्सपीरेशन होगा और जब एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चलेगी तब इंस्पिरेशन होगा। ठीक है, एज यू कैन सी इन द 17.1 फिगर, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर डायफ्राम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स दैट इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। और यहाँ पर जो डायफ्राम्स है और उसके साथ साथ कुछ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी उसके साथ साथ हेल्प कर रहे हैं ताकि ऐसा ग्रेडियंट जनरेट हो। ठीक है, ताकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पर सारे नॉर्मल चीज़ें चले। ठीक है, इंस्पिरेशन, अब यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं इंस्पिरेशन कौन सी एक्टिविटी है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पर एनर्जी लगती है। ठीक है, इंस्पिरेशन मतलब जब हम सांस लेते हैं उस टाइम पर यहाँ पर एनर्जी लगती है हमारे बॉडी को, दैट इज़ द इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो उस टाइम पर क्या होगा, डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर। और जब ये नीचे की तरफ जाएगा ऑब्वियसली तो क्या होगा, यहाँ पर थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा इन दी एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पर इस एक्सिस के फॉर्म में, यहाँ पर एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के फॉर्म में यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा इन द थोरैसिक चैम्बर। नाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जब यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब कि रिब्स के पास जो यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट है इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये इट विल लिफ्ट द रिब एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के फॉर्म में यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा ऑफ द थोरैसिक चैम्बर। ठीक है, तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे की तरफ यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के फॉर्म में थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और जब यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस टाइम पर रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, दैट इज इन द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। यहाँ पर रफली मैंने समझाने की कोशिश की है किस तरीके से यहाँ पर जो है थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। Now, increase in the thoracic volume causes increase in the pulmonary volume, which decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure. अब यहाँ पर ये क्या बोला जा रहा है, ये प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये बोला जा रहा है जब thoracic volume इंक्रीज होगा उस टाइम पर पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हो जाएगा टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मतलब कि जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि पूरा जो कैविटी हमारा थोरैसिक कैविटी वो खाली है अंदर, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर कम है और बाहर की तरफ ज़्यादा है जिसकी वजह से विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। इस रीज़न की वजह से जब यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है इस रीज़न की वजह से और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तब यहाँ पर क्या होगा कि एयर फोर्सिबली बाहर से अंदर की तरफ मूव होगी इनटू द लंग्स एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द इंस्पिरेशन। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? एक और बार समझते हैं डायग्राम से। सबसे पहले यहाँ पर मैंने नंबरिंग भी कर दी है तो आपको याद रहेगी सारी प्रोसेस की कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रिब्स और स्टर्नम भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा इन दी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस और डायफ्राम इन दी एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस। अब क्या होगा, यहाँ पर जो थर्ड वाला नंबर क्या है बोल रहा है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स विल इंक्रीज। यहाँ पर वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा ऑफ द थोरैसिक चैम्बर। अब जब वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो जा रहा है जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जा रहा है, अब विच डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये पूरा कैविटी जो है यहाँ पर थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चैम्बर ये पूरा खाली है जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब बाहर के कंपेयर में अंदर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो जाएगा एंड दिस विल फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। इसकी वजह से जो चौथा पॉइंट है दैट विल एयर
दैट इज़ एयर एंटरिंग लंग्स। अब जब यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है तो यहाँ पर फोर्सेबली एयर जो है बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लंग्स के अंदर मूव करेगी। ठीक है, आई होप आपको इस डायग्राम से सब कुछ समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्सपीरेशन। और एक्सपीरेशन इंस्पिरेशन के जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। यहाँ पर डायफ्राम जो है रिलैक्स हो जाएगा एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजिशन। अब यहाँ पर क्या होगा, स्टर्नम भी, रिब्स भी, जो इंटरकोस्टल मसल्स थे ऑफ द स्टर्नम एंड डायफ्राम, ये सब कुछ नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। दिस रिड्यूसेस द थोरेसिक वॉल्यूम। अब इसकी वजह से क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम। अब थोरेसिक वॉल्यूम कम हो रहा है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा एंड दिस लीड टू द इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब इसकी वजह से क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा टू द अबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, कॉजिंग एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपीरेशन। ठीक है, इसको भी डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब रिब्स और स्टर्नम, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स थे, इसके भी ये नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे, ये भी रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स विल डिक्रीज। थोरैक्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम दी लंग्स। एयर जो है लंग्स से बाहर की तरफ एक्सपेल्शन हो जाएगा एयर का फ्रॉम दी लंग्स। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा मैकेनिज्म समझ में आया होगा इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का। ठीक है, और फिर भी नहीं आया तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी डाउट। ठीक है, आई विल मेक यू एक्सप्लेन। द नेक्स्ट है, हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, एक हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है एयर का, जो कि ब्रीदिंग के टाइम पर मूवमेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो एस्टिमेट किया जाता है बाय द स्पायरोमीटर। हेल्प्स इन अ क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, और ये क्लिनिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्पायरोमीटर याद रखना, ब्रीदिंग मूवमेंट चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, स्टार्टिंग विद द टाइडल वॉल्यूम विच इज़ डिनोटेड बाय टी फॉर टाइडल, वी फॉर वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या बता रहा है यहाँ पर, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। यहाँ पर जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है एयर का, जब हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, जब हम नॉर्मली कुछ काम कर रहे होते हैं उस टाइम पर नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी चल रही होती है, तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग, जो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रहा होता है हमारे बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम, जो कि अप्रॉक्स 500 ml का होता है। और हेल्दी मैन 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट जो है इंस्पायर और एक्सपायर करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। द नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज डिनोटेड बाय IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज वॉट, जब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सेबल इंस्पिरेशन। जब आप प्राणायाम वगैरह करते हो तब आप फोर्सेबली सांस अंदर खींचते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब टाइडल वॉल्यूम तो ये नॉर्मल रेस्पिरेशन हो गया। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि जब आप एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सेबली इंस्पायर करते हो, फोर्सेबली इंस्पिरेशन करते हो, फोर्सेबली सांस अंदर खींचते हो, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, जो कि एवरेज 2500 ml to 3000 ml तक होता है। ठीक है, सिमिलरली एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि ERV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सेबल एक्सपिरेशन, मतलब कि जब आप फोर्सेबली एक्सपिरेशन करते हो, फोर्सेबली सांस को बाहर रिलीज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये एवरेज 1000 ml से 1100 ml होता है। देखो इस क्रोनोलॉजी को समझो अब कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना एवरेज हो रहा था, 2500 ml to 3000 ml, और एक्सपिरेशन जब फोर्सेबली कर रहे हैं तब कितना एवरेज हो रहा है, 1000 ml से 1100 ml तक हो रहा है। मतलब कि बीच में यहाँ पर एयर जो है वो डिफ्यूज़ हो जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो समझते हैं कि रेसिजुअल वॉल्यूम दैट इज डिनोटेड बाय RV, रेसिजुअल वॉल्यूम मतलब कि जो बचा कुचा काम है, जो रह जाता है, उसे हम रेसिजुअल बोलते हैं। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सेबल एक्सपिरेशन
ठीक है, समझ में आ रहा है? द वॉल्यूम ऑफ एयर, ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि रह जाता है लंग्स के अंदर इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद भी, दैट इज कॉल्ड एज रेसिजुअल वॉल्यूम। एवरेज कितना होता है इसका? 1100 ml से 1200 ml तक ये रह जाता है, मतलब एक्सपीरेशन फोर्सिबल करने के बाद भी इतना ml ऑफ एयर जो है रह जाता है, दैट इज़ नोन एज रेसिजुअल वॉल्यूम। ठीक है, समझ आ रहा है कि 2500 ml 3000 ml इसमें एवरेज है ये, उसमें से एवरेज हमने एक्सपीरेशन माइनस कर दिया, बचा कुचा एवरेज रेसिजुअल वॉल्यूम है जो कि हमारे लंग्स के अंदर इतना वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेसिजुअल वॉल्यूम। देन नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब हमारे सांस लेने की कितनी कैपेसिटी, हम कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर भर सकते हैं, दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी विच इज डिनोटेड बाय IC। total volume of air a person can inspire after a normal inspiration। नॉर्मल इंस्पिरेशन मतलब टाइडल वॉल्यूम हो गया जिसके अंदर नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन होता है, तो ये टाइडल वॉल्यूम हो गया टीवी। ठीक है, उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो हमने पढ़ी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसके अंदर हम फोर्सेबली इंस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन प्लस फोर्सेबली रेस्पिरेशन, मतलब कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, ये इतनी कैपेसिटी की नॉर्मली तो इतना होता है, उसके अलावा अगर हम फोर्सेबली इतना एयर अगर हमारे बॉडी के अंदर पहुँचाते हैं, इतना एयर हम इंस्पायर करते हैं, दैट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट है सिमिलरली एक्सपिरेटरी कैपेसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय EC। तो EC क्या होगा कि नॉर्मल टीवी क्या है यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम जहाँ पर नॉर्मली हम एक्सपिरेशन करते हैं 500 ml तक, ठीक है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन नॉर्मली यहाँ पर करते हैं, दैट इज़ द टाइडल वॉल्यूम। अब उसके अलावा भी यहाँ पर फोर्सेबल एक्सपिरेशन हम कब करते हैं, दैट इज़ इन द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जहाँ पर हम फोर्सेबल एक्सपिरेशन करते हैं, दैट इज़ द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू द टाइडल वॉल्यूम, मतलब जहाँ पर नॉर्मल एक्सपिरेशन होता है प्लस फोर्सेबल एक्सपिरेशन इन द एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, तो दैट इज नोन एज द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, समझ आ रही है बात? देन नेक्स्ट है फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी। रेसिजुअल किसको बोल रहे हैं? जहाँ पर अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर रह जा रहा है उसको हम रेसिजुअल बोल रहे हैं। ठीक है, दैट इज द फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी। अब यहाँ पर FRC क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बावजूद यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रह जा रहा है, दैट इज नोन एज फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी विच इज इक्वल टू द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिजुअल वॉल्यूम। ठीक है,